हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले क्लास मैंने बताया था स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइंस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सारे स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के वर्णपट और स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। क्या पढ़ा था कि वाइट लाइट को किसी प्रिज्म पर प्रवाहित करेंगे तो 7 रंग में डिस्पर्स होगा और एक बैंड बनाएगा जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि एटम का जो है शेप इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से परमाणु इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से बना। ये जो है बीच में ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और ये जो है सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट को कैसे स्टार्ट करते हैं? KLMNOP है ना। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1 2 3 4 5। और ये जो है बच्चों हायर एनर्जी लेवल, और ये जो है लोअर एनर्जी लेवल। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है लोअर से हायर, और हायर से जब लोअर में आता है तो एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। यानी दोनों लोअर से हायर और हायर से लोअर, यानी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब हम लोग देखते हैं कि हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लाइंस स्पेक्ट्रम, जिसमें 5 सीरीज बनता है, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और इसके बाद फंड सीरीज। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ऑर्बिट को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए n = 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिट। अब कहता है कि फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में कूदेगा, या थर्ड से फर्स्ट में कूदेगा, या फोर्थ से फर्स्ट में कूदेगा, या फिफ्थ से फर्स्ट में जंप करेगा, या 6 से कहाँ जंप करेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो कहता है कि हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वहाँ जो सीरीज बनता है उसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज ऑफ लाइट। इसी तरह से बच्चों इसको पहले नोट कर लिया जाए। इन एक्साइटेड state the electrons are jumps from higher energy orbit to first orbit
Lyman series of lines are formed in the ultraviolet rays of light। कहता है कि हायर ऑर्बिट से, हायर में 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कहता है कि लाइमन सीरीज बनेगा। वही मैंने लिखा है, इन एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स आर जंप, इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट से टू फर्स्ट ऑर्बिट। लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस आर फॉर्म इन द अल्ट्रावायलेट, और ये जो बनेगा अल्ट्रावायलेट रेज। तो याद रखिएगा कि लाइमन सीरीज में कौन रेज का इमिशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदेगा लाइमन सीरीज, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदेगा लाइमन सीरीज, तो आप देखिए कि जैसे जैसे जो है ऑर्बिट बढ़ रहा है तो क्या इसका वेवलेंथ बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ते। सेकेंड से फर्स्ट में कूदेगा उसका वेवलेंथ कुछ और होगा, थर्ड से फर्स्ट में कूदेगा तो कुछ और होगा वेवलेंथ। और वेवलेंथ निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 1/λ RZ² 1/N1² - 1/N2²। अब यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा कि 1/λ R का मान होता है 0.976, इस तरह से होता है 7। उसके बाद होता है इसका होता है 1² 1/, अब देखिए फर्स्ट में कह रहा था 1² और माइनस सेकेंड यानी 2, 1² हो जाएगा, ये 2²। अब यहाँ से वेवलेंथ निकालिएगा। उसी प्रकार से अगर कहता है कि थर्ड से फर्स्ट में जंप करता है तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2², और यहाँ हो जाएगा हायर ऑर्बिट क्या होगा 3²। यही स्टूडेंट सत्य है, किसी भी आप लाइमन सीरीज में 7 से फर्स्ट में जंप करवाइएगा उसका वेवलेंथ अलग होगा, 6 से फर्स्ट में करवाइएगा उसका वेवलेंथ अलग होगा, और किसी भी ऑर्बिट का वेवलेंथ आप आसानी से इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। तो इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तो हायर से फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। अब हायर से सेकेंड ऑर्बिट में कूदता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है हायर से यानी सेकेंड में कूदता है, यानी 6 ऑर्बिट से सेकेंड में कूदता है, या हो गया 5th ऑर्बिट से सेकेंड में कूदता है। इसको इस तरह से बना लीजिए, यानी थर्ड से सेकेंड में जंप करता है, या 4th से सेकेंड में जंप करता है, या 5th से सेकेंड में जंप करता है, या 6 से सेकेंड में जंप करता है। तो यहाँ जो सीरीज बनता है उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं, और बाल्मर सीरीज में जो रेज का इमिशन होगा उसको कहेंगे विजिबल रेज, यानी सदृश्य किरण। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है, तो यहाँ लिखते हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, कौन सीरीज बन रहा है, बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन्स आर
फॉर्म इन विजिबल रेज। तो आप लोगों ने देखा, यानी हायर से सेकंड में कूदेगा, और हायर में 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आप बोलिए, यानी हायर से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो बाल्मर सीरीज। अब आपसे पूछेगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। जब थर्ड से सेकंड में ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसका वेवलेंथ निकालिए। तो यहाँ सीधे कर देंगे 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/सेकेंड इसका है 2 स्क्वायर, और थर्ड से कह रहा है यानी 3 स्क्वायर। देखिए यानी कहेगा थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड कहेगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर। अगर फिफ्थ से सेकेंड में कहेगा तो यहाँ हो जाएगा 5। तो क्या वेवलेंथ चेंज हो रहा है, और वेवलेंथ जब बदलेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी भी बदलेगा, और फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो क्या होगा, वेव नंबर भी आपका इसमें क्या होगा, चेंज होगा। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। अब है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अब तीसरा पड़ाव है, यानी हायर टू फर्स्ट हो गया लाइमन सीरीज, हायर टू सेकेंड हो गया बाल्मर सीरीज। अब कहता है कि हायर से थर्ड में जंप करता है, यानी हायर, यहाँ पहले आप कीजिए इसको थर्ड से, यानी फोर्थ से थर्ड में, उसके बाद फिफ्थ से थर्ड में, उसके बाद सिक्स से थर्ड में, यानी यहाँ जो पड़ाव होगा, जो सीरीज बनेगा उसको क्या कहेंगे, पास्ट चेन सीरीज कहेंगे। यानी हायर से थर्ड में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहाँ जो सीरीज बनेगा उसको पास्ट चेन सीरीज कहेंगे। और इसमें जो है इंफ्रारेड रेज होगा। तो ये सब याद रखिएगा। तो हम लोग नोट करेंगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स or jumps from higher energy orbit to third orbit, the pass chain series of lines are formed in the infrared range। कहता है अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है तो कौन सीरीज का फॉर्मेशन होता है, पास्ट चेन सीरीज का फॉर्मेशन होता है इन द इंफ्रारेड। इसमें भी देखा जाए स्टूडेंट, चौथा से तीसरा में जंप करेगा तो वेवलेंथ अलग होगा, फिर पांचवा से, और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुके हैं 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब कहेगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पास्ट चेन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, यानी n का मान यहाँ क्या देंगे 3 स्क्वायर देंगे। यहाँ इसको आसानी से आप बना भी सकते हैं 1/λ, r का वैल्यू बैठा देंगे, पिछले क्लास में लिखा हुआ था जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है 1 होगा, यहाँ 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। और हायर ऑर्बिट कोई भी कहेगा, जो कहेगा यहाँ
फोर्थ ऑर्बिट का आ रहा है तो 4 बैठा दिए। तो क्या वेवलेंथ किसी का भी निकल सकता है कि नहीं? क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा आपको इस तरह से कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पासचेंस रेज व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हाई 5th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट। तो 5th ऑर्बिट हायर हो गया और 3rd ऑर्बिट इसका लोअर हो गया। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं चौथा पड़ाव है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा पड़ाव में क्या होता है। जब हायर से, यानी हायर इसके लिए क्या हो गया, हायर इसके लिए हो गया 5th टू 4th में कूदेगा और 6 से फिर 4 में कूदेगा तो वहाँ जो सीरीज बनेगा उसको कहेंगे, पहला हो गया लाइमन, बामन, पासचन, ब्रैकेट सीरीज। क्या होगा? ब्रैकेट सीरीज। और इसमें भी वही रेज का इमिशन होगा, इंफ्रारेड रेज। अब हम लोग बच्चों इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन्स आर जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू 3rd, नहीं यहाँ 4th कर देते हैं, 4th ऑर्बिट। देन पासचन को हटा देते हैं और ब्रैकेट इसमें ऐड कर देते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइंस आर फॉर्म इन अल्ट्रावायलेट रेज। इसको भी नोट कर लिया जाए स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं हायर से 4th, हायर से 5th में जंप करेगा, यानी यहाँ हो जाएगा फंड सीरीज। और फंड को स्टार्ट करते हैं PFUND, फंड सीरीज। फंड सीरीज बनता है और यहाँ भी जो रेज का इमिशन होता है इंफ्रारेड रेज, यानी 10 सीरीज में इंफ्रारेड, बामन सीरीज में विजिबल रेज और लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, हायर एनर्जी ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट, द फंड सीरीज, फंड सीरीज ऑफ लाइंस आर फॉर्म इन इंफ्रारेड रेज। इसको नोट कर लिया जाए स्टूडेंट। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। और नहीं अगर समझ में आया तो मैं बार बार बता रहा हूं, कमेंट करें, हम तक पहुंचाने का कृपा करें। अगले क्लास आपको सोल्व किया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा जो प्रॉब्लम होगा आपके पास। यानी रेगुलर क्लास करते रहिए, हर दिन मैं वीडियो डाल रहा हूं स्टूडेंट, डेली आप देखिए और रेगुलर देखेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हर चीज आसानी से आपको समझ में आएगा। तो हम लोगों ने देखा 5 सीरीज का फॉर्मेशन होता है। पहला है लाइमन सीरीज, दूसरा है बामन सीरीज, तीसरा है पासचेन सीरीज और चौथा है ब्रैकेट सीरीज और पांचवा है फंड सीरीज। अब देखिए लाइमन सीरीज n n1 अगर 1 है तो हायर ऑर्बिट यानी n2 = 2 3 4 5 6 7 है। वाल्मर सीरीज अगर n1 = 2 है तो n2 इसका क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7। अगर पासचन सीरीज n1 = 3 है तो n2 बराबर क्या होगा 4 5 6 7। ब्रैकेट सीरीज n1 इसका 4th है तो n2 क्या होगा 5 6
7। इसके बाद फंड सीरीज n1 बराबर 5 है तो n2 बराबर क्या होगा 6, 7 etc। इस तरह से होगा, इसको नोट कर लिया जाए स्टूडेंट। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन बनाना है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा जाए कैलकुलेट द frequency in a H atom। क्वेश्चन को समझा जाए स्टूडेंट। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5th ऑर्बिट, यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्ड, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट जंप्स लिखा हुआ है टू द 2nd ऑर्बिट। कहता है कि n1 इजकल टू है 2 और n2 इजकल टू है 5। कहता है कि 5वां ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो आप बताइए कौन सीरीज होगा 2nd में, यानी बामन सीरीज। क्या होगा? बामन सीरीज, बामन सीरीज होगा। अब यहां आपसे फ्रीक्वेंसी आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, डेल ई इजकल टू 2.18 10 टू द पावर -18 इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। इससे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 1.0973 पर सेंटीमीटर। आप इससे भी निकाल सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो गई आसान होगा उससे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए डेल ई बराबर दिया हुआ है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। यहाँ कर देंगे 1/n1 स्क्वायर है, यानी 2 स्क्वायर -n/5 स्क्वायर होगा कि नहीं। अब इसको कर देंगे डेल ई बराबर 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, और यहाँ जो है हो जाएगा 1/4 और -1/25, दोनों का एलसीएम लेंगे 100 होगा। यहाँ 25 लिखेंगे 25 और -4 लिखेंगे, यानी हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखिए, डेल ई बराबर 2.18 10 टू द पावर -18 इंटू 21/100। अब देखिए एनर्जी निकल गया, और एनर्जी निकल गया तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी डेल ई बराबर होता है h म्यू, होता है कि नहीं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार है ना, प्लैंक्स क्वांटम QUANTM, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब डेल्टा इतना दिया हुआ है, यानी म्यू बराबर कर देंगे, म्यू बराबर कीजिएगा तो डेल ई, और क्या हो जाएगा, डेल ई बाई एच होगा। अब डेल ई का मान बैठा दीजिए यहाँ, या 2.18 इंटू 21 10 टू द पावर -18, और ये तो नीचे चला जाएगा 100। h का मान बैठा दीजिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ये जो आंसर कैलकुलेट करके जो आंसर आवेगा, यानी इसका आंसर आवेगा स्टूडेंट, देख लीजिए जो भी आवेगा इसको नोट किया जाए। अब हम लोगों ने देखा स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिर्फ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया, किसने, नील्स बोहर साहब। जिस
एलिमेंट में ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट का स्पेक्ट्रल लाइन इन्होंने नहीं वर्णन किया। तो क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। कुछ अच्छा किए लेकिन सभी के लिए ये उपयोगी साबित नहीं हुआ। तो हम लोग लिखते हैं डिफेक्ट द नील्स बोर थ्योरी। स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि नील्स बोहर साहब सिर्फ हाइड्रोजन एटम के वर्णपट रेखा का वर्णन किया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके बाद हीलियम है, लिथियम है, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसी के वर्णपट रेखा का स्पेक्ट्रल लाइंस इन्होंने बताया। तो पहला डिमेरिट हो गया, नील्स बोर does not explain the spectral line containing more than one इलेक्ट्रॉन। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के वर्णपट रेखा का वर्णन इन्होंने नहीं किया। यही सत्य है स्टूडेंट, और 100% सत्य है। तो दूसरा पॉइंट में इन्होंने नील्स बोर does not explain the G-Mann's effect and Stark's effect। याद रखिएगा, जीमैन्स इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में वर्णपट रेखा के बिखरना, और इसमें हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र में वर्णपट रेखा का बिखरना। ये दोनों के बारे में नील्स बोहर कोई स्टेटमेंट नहीं दिए थे। इसी के साथ नील्स बोहर आपका समाप्त हुआ स्टूडेंट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम तक पहुंचाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आसानी से उसका अध्ययन कर सकें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम तक पहुंचाने का कृपा करें। इसी के साथ धन्यवाद।